हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो थी हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज जो डिस्कस करेंगे हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और सेलेक्टेड पार्टिकल्स ही उसके अक्रॉस जा पाते हैं। दूसरा वो क्या है, आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट बोला और अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। मींस अगर हमारा ये सेल है और ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन और होती है, एक मेम्ब्रेन और होती है जो सेल द्वारा ही सीक्रेट की जाती है। बट स्टिल हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को ही आउटर मोस्ट बोलते हैं। बिकॉज जो सेल वॉल है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। लाइक एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो आपको नहीं मिलेगी। कुछ ही जो है जैसे बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं और जो कुछ फंजाई हैं, इन्हीं के अंदर जो है सेल वॉल आपको पाई मिलेगी। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है कि किसके ऊपर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है, तो उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन करना है तो क्या कैसी होगी वो, रिजिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, रिजिड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी और किसके द्वारा सीक्रेट की जाएगी, सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। सेल ही सीक्रेट करेगा। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी थी, सेमी परमिएबल थी, लेकिन ये कैसी है, फ्री परमिएबल है, परमिएबल है। और हां, एक और बात, ये कैसी है, नॉन लिविंग है। कैसी है, नॉन लिविंग है। और बेसिक फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी करेगी, प्रोटेक्शन करेगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन करेगी। कंप्लीट जो सेल के इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है उसको मिला के हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए एक रिजिड लेयर है जो कि नॉन लिविंग है और परमिएबल है, परमिएबल है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल सीक्रेट कौन करता है, सेल ही सीक्रेट करता है। फंक्शंस जो है, इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो सेल वॉल को बोलेंगे हम, इट इज ए रिजिड कवरिंग secreted by cell itself which is non-living and freely permeable which acts as a protection unit for the cell। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आउटर मोस्ट है, रिजिड है, तो साथ ही क्या करेगी, ये शेप प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी, या फिर जो शेप जो प्रोवाइड की है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, उस शेप को क्या करेगी स्टूडेंट्स, मेंटेन करेगी। अब हम जानते हैं कि जो ये जो हमारी सेल वॉल है ये बनी किससे, ये बनी किससे है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल वॉल है वो पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन की। तो बैक्टीरिया में अगर क्वेश्चन पूछे कि सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन की। उसके बाद बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में किससे बनती है, काइटिन से। किससे बनती है स्टूडेंट्स, काइटिन से। और बात करें अब प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स में सेल वॉल है, सेल वॉल बनती है सेलुलोज की, सेलुलोज। एंड दूसरा अगर हम बोलें तो होता है पेक्टिन। पेक्टिन, जो सेलुलोज है, सेलुलोज इसका मेन सब्सटेंस होता है, लेकिन जो पेक्टिन है वो किस चीज के लिए होता है, सीमेंटिंग के लिए होता है। इसको आपस में जोड़े रखने के लिए, इसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता है पेक्टिन। ठीक है, तो जो
सेल वॉल है, सेल वॉल का आपको इतना ही याद करना है, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको पता है तो डेफिनेशन से ही सारी की सारी सेल वॉल क्लियर है। पहली बात, किसके अक्रॉस, किसके ऊपर है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन लिविंग है, डेड है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीली परमिएबल है, कोई भी लिक्विड जो है इसके अक्रॉस आ जा सकता है। उसकी बाद में काउंटर चेक कहां होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखा जाएगा कि उसको अंदर लेना है या नहीं लेना, यानी कि ये क्या करती है, फ्रीली मूव, फ्री पास जो उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है वो बनता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन में आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियाज में किससे मिलकर बनती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन से, फंजाई में काइटिन से, और जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो स्टूडेंट सेल वॉल है वो बनती है सेलुलोज से, और इसको बॉन्डिंग का काम कौन करता है इसमें, पेक्टिन। तो आप बोल सकते हो सेलुलोज एंड पेक्टिन, और अकेला आप सेलुलोज बोलो तो वो भी ठीक रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको पेक्टिन मिलता है तो आप बहुत टिक करोगे, सेलुलोज एंड पेक्टिन दोनों से मिलकर जो हमारी सेल वॉल बनती है। सेल वॉल के बाद जो सेकंड थिंग है हमारी वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है जो सेंट्रल है और लार्जेस्ट है, सेंट्रल और लार्जेस्ट बॉडी है किसकी, एक सेल की। जैसे हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल यूनिट बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो हमारी बॉडी है इसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारी की सारी जो सेल एक्टिविटीज है उसको। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल, और साथ ही क्या है, ये लार्जेस्ट है, सेल बॉडी। जैसे हमारा ब्रेन सेंट्रल यूनिट है तो न्यूक्लियस भी क्या है, सेंटर में है, तो इसी को हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट करता है सारे की सारे फंक्शंस को। जितने भी फंक्शंस है सेल के अंदर जो होते हैं, जैसे डाइजेशन करता है, सेल रेस्पिरेशन करता है, सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेल रेप्लिकेट करता है, सारी की सारी चीजें किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होती है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर होता है वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम डिटेल में इसको बोलें तो हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और एक होता है न्यूक्लियोलस, दो चीजें इसके अंदर लाई करेंगी, एक क्रोमोसोम और एक न्यूक्लियस। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो न्यूक्लियस का डायग्राम जो है कुछ इस तरह से होगा आपका। इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक डेंस सी साइट होती है इसमें, जिसके अंदर आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जहां पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, आप बाजार से कोई भी चीज लेके आते हैं तो आप उसको एनवलप में डाल लेते हैं ना। जैसे कोई लिक्विड लाते हैं तो लिक्विड को क्या करते हो, आप एनवलप में रखते हो। तो एनवलप क्या करता है, उसकी बाउंड्री को डिफाइन करता है। क्या करता है, बाउंड्री को डिफाइन करता है। यहां पे ये जो एनवलप है बाउंड्री डिफाइन कर रहा है किसकी, न्यूक्लियस की। ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें ये एनवलप नहीं होता, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्टूडेंट्स, इसका मेन डिफरेंस यही है कि उसके अंदर हमारा जो ये न्यूक्लियर एनवलप है ये प्रेजेंट है या नहीं है। उसी के बेस पे जो हम बोलते हैं उसको जो ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा है, यूकैरियोट है या फिर प्रोकैरियोट है। इसके बाद इसके अंदर क्या हो गया, ये क्रोमेटिन मटेरियल। क्या हो गया, क्रोमेटिन। और ये जो रेड वो मैंने नोट किया है ये है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब ये छोटे छोटे पोर्स मैंने यहां पे छोड़ दिए हैं। ये जो स्पेसीज हैं, ये जो मैं ब्लू मार्कर से डिनोट कर रहा हूं आपको, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर।
न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, जो सेल के अंदर का मटेरियल है इसको कंप्लीट हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, एनवलप के अंदर जो भी चीजें हैं उसको कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया? जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें हैं उनको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर इसके साइटोप्लाज्म है, बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सचेंज है मटेरियल्स का, वो किसके थ्रू होगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, फिर एक्सचेंज करता है सब्सटेंसेस का। कहां से कहां? फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। इसके आउटसाइड जो भी एरिया है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है इसी से हमारा बनता है जेनेटिक मटेरियल। और स्टूडेंट्स आपको पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और कुछ एक में क्या होता है? आरएनए। कुछ एक में क्या होता है? आरएनए। जो ये डीएनए है, डीएनए क्या है? जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन क्या करता है? कंडेंस होता है। क्या करता है? कंडेंस होता है। और कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करता है? डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और डीएनए जब सारे के सारे डीएनए जो है एक से एक जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स है जो डीएनए है, डीएनए ही हमारा क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। और इसकी बिल्कुल फंक्शनल यूनिट देखें तो क्या होती है? जीन। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन है। देखो जीन है, जीन कंस्टिट्यूट किसको करते हैं? डीएनए को। और डीएनए किसको कंस्टिट्यूट करता है? क्रोमोसोम्स को। और क्रोमोसोम्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे, ये पेयर में भी हो सकते हैं और ये सिंगली भी लाई करते हैं। मींस जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो, वो या तो क्या है? पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। क्या है? या तो पेयर है या फिर अनपेयर्ड है। इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन मैं करके दिखाता हूं आपको, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। देखो सपोज करो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने स्टडी किया है, तो इसमें क्या पता चला हमें? ये जो इसके क्रोमोसोम्स हैं सिंगल सिंगल है। जबकि हमने कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया, उसके अंदर क्या है? यही क्रोमोसोम्स क्या है? एक के साथ एक अटैच है, एक के साथ एक अटैच है, एक के साथ एक अटैच है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये कैसा है? पेयरिंग में है, पेयर्ड है। और जबकि जिसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है वो कैसा होगा? हमारा अनपेयर्ड होगा। वो क्या होगा? अनपेयर्ड होगा। और जो अनपेयर्ड है इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। और जो पेयर्ड है, दो का पेयर है ना, दो के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डाई। तो इसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन होती है वो किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोम्स की वजह से। क्रोमोसोम्स में भी कैसे? क्रोमोसोम की पेयरिंग जो है कैसे है? अगर सिंगल सिंगल लाई करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। डबल डबल लाई करते हैं तो क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। तीन तीन लाई करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड। चार चार टेट्रा, पांच करेंगे पेंटा, 6 होंगे हेक्सा। ऐसे ही जैसे जैसे इनकी जो है पेयरिंग होती चलेगी, हम इसको आगे जो है इसका नाम चेंज करते चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग कैसे हैं? डिप्लॉइड है। कैसे है? डिप्लॉइड है। प्लॉइडी लेवल क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, और टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 46। कितने होते हैं? 46। या फिर हम बोलें इसको 23 पेयर्स। क्या बोलते हैं? 23 पेयर्स। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो, या तो हम बोले इसको 46 है या फिर बोले 23 पेयर्स है। ठीक है, या फिर डिप्लॉइड को हम क्या लिखते हैं? 2n। हैप्लॉइड को क्या लिखते हैं? n। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है उसमें क्या होते हैं? आरएनए जो कंडेंस हो जाते हैं और वहां पे क्या होता है? राइबोसोम्स जो कंडेंस हो जाते हैं। और राइबोसोम्स किसकी सिंथेसिस करवाते हैं? प्रोटीन की। तो न्यूक्लियोलस है जो हमारा, वो किसकी सिंथेसिस करवाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। और वहां पे क्या होंगे? राइबोसोम्स ज्यादा होंगे।
और राइबोसोम्स आपको पता होना चाहिए, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, न्यूक्लियस के बारे में अब तक हमने देखा है, न्यूक्लियस जो है सेंट्रल है और लार्जेस्ट बॉडी है किसी भी सेल की। एक सेल की जो सेंटर में यानी कि जो कंट्रोलिंग कमांड करने वाली बॉडी है और जो सबसे बड़ी बॉडी है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेल बॉडी, तो आप लार्जेस्ट सेल बॉडी किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस को। सेंट्रल है तो इसको हम बोल देते हैं ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में हमें दो चीजें इसके अंदर देखनी है। जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है यानी कि जो न्यूक्लियर एनवलप है, आउटसाइड जो सराउंडिंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो कुछ भी लाई करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या लाई करता है, नंबर 1 न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन करवाता है और यही जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जीन। और जीन क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। किसकी, प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे इसकी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और कैसे राइबोसोम्स जो है हेल्प करते हैं इसमें, कैसे आरएनए हेल्प करता है। ये सारी जो प्रोसेस है हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो जीन है फंक्शनल यूनिट है किसकी, डीएनए की बोल सकते हैं, और राइबोसोम्स इसकी क्रोमोसोम्स की जो हम इसको फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं। और एक इसकी सिंथेसिस करवाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। सेकंड जो चीज है हमारी वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कुछ नहीं है, एक डेंस मैटर है, डेंसा मैटर है जहां पे क्या आगे राइबोसोम्स इकट्ठे हो गए। राइबोसोम्स इकट्ठे हो गए तो वो क्या करेंगे, राइबोसोम किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं इसीलिए हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें करना है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल? टोटल होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। पेयर्ड पोजीशन में होते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं इसको 23 पेयर्स। थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो हम बोलते हैं 22 + 1। 22 + 1। 22 क्या है? ऑटोसोम्स है और ये 1 पेयर है, ये है हमारा सेक्स क्रोमोसोम का। किसका है? सेक्स क्रोमोसोम का है। जो ये लास्ट का पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर हम इसको बोलते हैं। तो ये है, अब पेयर में है तो इसलिए हम क्या है, डिप्लॉयड है 2n इसको बोलते हैं। प्लॉइडी लेवल अगर ह्यूमंस का पूछे तो कैसा है, डिप्लॉयड है। सेक्स क्रोमोसोम है यानी कि सेक्स सेल्स को बनाएगा। और सेक्स सेल्स हमारे अंदर क्या है, एक तो है स्पर्म और एक है फीमेल्स में ओवम। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और वो कौन से हैं, एक स्पर्म है और एक ओवा है, ठीक है। ये था ऑल अबाउट न्यूक्लियस, इसके फंक्शंस, और हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं। न्यूक्लियस का सबसे पहला और बेसिक फंक्शन क्या है, रेगुलेट करता है सेल एक्टिविटीज को। सेल के अंदर स्टूडेंट्स जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जो हमारा न्यूक्लियस करता है। या फिर हम बोले इसको रेगुलेट किसको करता है, ये मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। ऐसा भी बोलें तो भी ठीक रहेगा कि मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कौन सी सेल बॉडी के द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। दूसरा हम बोले रेगुलेट सेल साइकिल। रेगुलेट सेल साइकिल, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल होता है, सेल जो डिवाइड करता है और एक नया सेल बनाता है, तो इस कंप्लीट उसको क्या करते हैं हम, सेल साइकिल बोलते हैं। और सेल साइकिल है ये दो प्रोसेस से मिलकर बनता है, एक तो है माइटोसिस और एक है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, इसमें जो आपको जानना है वो सिर्फ एक ही बात है कि जो माइटोसिस है
इसमें डिवीजन के बाद देखो एक सेल है, सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके अपनी कॉपीज बना देगा, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन है दो टाइप से होगी, कितने टाइप से होगी? दो टाइप से। अब देखो जो हमारा ओरिजिनल सेल है, अगर ये 2n था, क्या था? 2n था, और डिवीजन के बाद भी क्या है? 2n ही है, तो हम क्या बोलेंगे? डिवीजन कौन सी है? माइटोसिस है। यानी कि माइटोसिस जो डिवीजन होगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जबकि ये सपोज करो 2n था और 2n के बाद ये क्या हो गया? n हो गया, इसका प्लोइडी लेवल हाफ हो गया, तो हम बोलेंगे जो डिवीजन है वो कौन सी इसकी? कौन सी बोलेंगे स्टूडेंट्स? मियोसिस। यानी कि जब मियोसिस से कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा? अपने प्लोइडी लेवल को हाफ कर देगा, जबकि माइटोसिस में प्लोइडी लेवल जो है बना रहेगा। ठीक है, तो जो हमारे जो सेक्स सेल्स हैं उसमें होती है मियोसिस और माइटोसिस दोनों, और जो हमारी बॉडी के अदर सेल्स हैं जैसे आपकी चिक का सेल है, आपके स्किन के आपके किसी भी बॉडी पार्ट का सेल है, वो सारे के सारे क्या करते हैं? ओनली माइटोसिस। जबकि आपके जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स को किसे करेंगे? माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप की डिवीजन जो है उसके अंदर टेक प्लेस करेगी। ठीक है, तो ये सेल साइकिल को जो है रेगुलेट करता है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये बात आपके माइंड में। हाँ, और ये दो मेन फंक्शंस हैं इसके। और तीसरी जो आपको मेन बात याद रखनी है वो क्या है कि जो न्यूक्लियस है एब्सेंट होता है किसमें? आरबीसी में। किसकी आरबीसी में? आरबीसी ऑफ मैमल्स। क्यों एब्सेंट होता है आरबीसी में मैमल की? आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी का फंक्शन क्या है? किसको कैरी करना? ऑक्सीजन को। आरबीसी के अंदर ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको? ब्लड को। तो जो हीमोग्लोबिन है वो किसको कैरी करता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन को। अब मैंने बोला कि न्यूक्लियस है जो सेंट्रल है और क्या है? लार्जेस्ट सेल बॉडी है, तो उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए, ताकि जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सके? अपने साथ बाइंड कर सके, और हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी के अंदर ज्यादा हो सके। इसीलिए क्या होता है? ये न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। और मैमल की जो आरबीसी होती है इसकी शेप भी न्यूक्लियस की एब्सेंस की वजह से कुछ ऐसी हो जाती है, यानी कि ये जो इनवेजिनेट हो जाती है थोड़ी सी आरबीसी, इसको हम बीन शेप भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीन शेप आरबीसी बोलते हैं। किसकी? मैमल्स की। ठीक है, क्या सभी मैमल्स में ऐसा होता है? एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। कैमल यानी कि ऊंट और लामा, इन दोनों के जो आरबीसीज होती हैं इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बाकी कोई भी मैमल आप डील करेंगे तो उसके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने क्या क्या पढ़ा? लार्जेस्ट है सेंट्रल बॉडी। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो फंक्शंस हैं उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। उसके बाद हमने सेल को जब न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस को जब उसके स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर में हमने देखा जो आउटसाइड बॉडी है, सबसे जो आउटर बॉडी है वो क्या है? एक न्यूक्लियर एनवलप है। क्या है वो? न्यूक्लियर एनवलप है। और जो एनवलप है उसके अंदर छोटे छोटे क्या है? पोर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या हो रही थी हमारी? ट्रांसपोर्टेशन। किस किस के बीच? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कौन था? न्यूक्लियोप्लाज्म वो था जो मैटर सारा का सारा किसके अंदर था? न्यूक्लियर एनवलप के अंदर था। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर सारा मैटेरियल था, जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें दो चीज मेन थी, एक था हमारा न्यूक्लियोलस और एक था हमारा क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमने जो है सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ा और क्रोमोसोम डीएनए के बारे में पढ़ा। फंक्शंस आपको ध्यान है अभी, और क्रोमोसोम्स भी हमने जो है डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक ये जो न्यूक्लियस का टॉपिक है ये आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि ये चीज नहीं हुई, तो घबराइए मत। इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो सारी की सारी चीजें जो है डिटेल्स में डील होंगी। तो यहाँ पे अगर कोई पोर्शन छूट जाता है तो वो आपका क्वेश्चंस में कवर होगा। ठीक है, कई चीजें हैं हम जानबूझ के स्किप कर देते हैं क्योंकि बच्चे के एकदम से वो समझ नहीं आती। जब आप इनको अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तो क्वेश्चंस पे आपका बहुत हाई लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये चीज छूट गई है। कई चीजें हम जानबूझ के स्किप कर देते हैं
कि बच्चे को अभी पता नहीं चलेंगी, ये समझ नहीं आएंगी, तो बुक में ये मिला के मत देखना कि सर ने ये चीज जो स्किप कर दी। सर को सब पता है, जानबूझ के छोड़ देते हैं हम कई चीजें, ताकि वो क्वेश्चंस के अंदर जो है अच्छे से आप डील कर सकें। जब आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है किसी भी टॉपिक की, और उसके बाद जब आप उसको एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जो है डेवलप होती है उसकी। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको लगता है कि ये नहीं है, आपको उससे कहीं ज्यादा जो है हम क्वेश्चंस में जो है डील करके देंगे। ठीक है, अब हमारा न्यूक्लियस हो गया है, और न्यूक्लियस के बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। लास्ट टॉपिक किसका? सेल का नहीं है स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक, ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं उस चीज का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है? अब देखो, एक मैं सेल डायग्राम बनाता हूं। ये है स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन। अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक लेयर और होगी, उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल है तो भी सेल वॉल इसके अंदर मिलेगी, अगर फंगस का सेल है तो भी इसके अंदर सेल वॉल मिलेगी, लेकिन अगर एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेंट्रल बॉडी है हमारी, न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के आउटसाइड का ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ये पोर्स छोड़ दिए हमने, क्या है? न्यूक्लियर पोर है। हाँ स्टूडेंट्स, और एक बात याद रखना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, ये डबल है। कैसी है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप कैसा है? डबल है। इसके अंदर पोर्स भी छोड़ दिए हमने न्यूक्लियर पोर ट्रांसफर के लिए। इसके बाहर यानी कि न्यूक्लियर एनवलप और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच हमारा जो भी मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल यहां लाई करेगा स्टूडेंट्स, हम उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या है? द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एरिया लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप इज नोन एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड सा मटेरियल होता है, लिक्विड सा बोल सकते हैं, लिक्विड जेली टाइप मटेरियल होता है। इसके अंदर सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और सेल का जो लिक्विड, सबसे जो लिक्विड मैटर है, ये क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म ही होता है। साइटोप्लाज्म जो है हमारा, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। जो हमारा साइटोप्लाज्म है और जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। हाँ, तो जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, अगर इसको हम मिला के देखते हैं, एज ए होल देखते हैं, तो हम बोलते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी? पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट between cell membrane and nuclear envelope। हाँ, तो वो पार्ट जो किस किस के बीच में है, एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियर एनवलप, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कलरलेस ये फ्लूइड होता है हमारा, और जो इसके अंदर है, इन विच all cell organelles lies, जिसके अंदर सारी की सारी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट है। यानी कि जो सेल का मेन फंक्शन है वो सारा का सारा किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। बिकॉज इसी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? प्लास्टिड्स मिलेंगे, इसी के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, इसी के अंदर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, और इसी के अंदर आपको मिलेगा आपका गोल्जाई apparatus, और वैक्यूल्स भी जो आपको सारे के सारे किस में मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। अभी मैंने एक टर्म यूज की थी स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म। चलो प्रोटोप्लाज्म से पहले एक बार इसका फंक्शन देख लेते हैं। क्या है फंक्शन? होगा इसका कि जितने भी एसेंशियल मिनरल्स हैं सारे के सारे किस में स्टोर होंगे? वो हमारे साइटोप्लाज्म में स्टोर होंगे। तो साइटोप्लाज्म का जो फंक्शन है, टू स्टोर ऑल द एसेंशियल मिनरल्स सच एज विटामिन्स, प्रोटीन एटसेट्रा इन द
विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। सबको स्टोर कौन करेगा? साइटोप्लाज्म करेगा। अभी एक वर्ड मैंने बोला था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म को ही हम बोलते हैं लिविंग मैटर। क्या बोलते हैं? लिविंग मैटर। लिविंग मैटर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी कि जितना भी किसके अंदर आ गया, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज जितना भी एरिया है, सारा का सारा क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या बन गया? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियो। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर कंबाइंड हम देखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्म है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको नेम किसने किया था? परकिंजी ने। परकिंजी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में। आपको पता होना चाहिए हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। तो कौन था ये? परकिंजी थे। कौन थे? परकिंजी थे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एक सेल की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा सेल ऑर्गेनेलिज का। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे एक चीज जो है स्किप हो गई थी, और वो थी हमारी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होती है। जब भी कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनसाइड आती है, जैसे ये सेल है हमारा, सेल के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल लिक्विड हो या सॉलिड हो, वो आएगा तो हम उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब बाहर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये बेसिकली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अमीबा है। अमीबा क्या करता है? ये देखो, ये है हमारा अमीबा, ये है अमीबा का न्यूक्लियस। अमीबा ने देखा कोई भी फूड पार्टिकल है, कोई भी फूड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेज में ये अपने क्या करेगा? मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट कर देगा वहां से। अमीबा भी कोई शेप, फिक्स शेप नहीं होती, तो क्या करेगा? यहाँ पे जो फूड मटेरियल है, इसके अक्रॉस क्या कर देगा? इसको, अपनी मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट करना स्टार्ट कर देगा। और जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जो अमीबा है, अमीबा ने क्या किया? पूरा का पूरा जो है उसको एक वैक्यूल की फॉर्म में जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया, और ये वैक्यूल बना दिया, और ये कहलाएगा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जब अमीबा की बॉडी के अंदर आएगा तो उसके बाद इसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद जो सारे के सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से कंज्यूम कर लिए जाएंगे, और फिर अमीबा क्या करेगा? इसको बाहर एक्सहेल कर देगा। एज ए फूड वैक्यूल जो है ये लाई कर रहा है इसके अंदर कुछ ऐसे। और फिर जब बाद में इसको एग्जिट करना होगा तो क्या करेगा? ऐसे ही मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करवा के क्या कर दिया? इसको एक्सहेल कर देगा कुछ ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो एंडोसाइटोसिस कब हुई? जब इसको इसने अपने अंदर एंगल्फ किया। तो यहां तक की जो प्रोसेस है वो क्या है? एंडोसाइटोसिस है। और जब इसने इसको क्या किया? एग्जिट किया, एक्सहेल किया अपनी बॉडी से, वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब जो मटेरियल अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है, वो जरूरी तो नहीं है कि हर बार सॉलिड ही होगा, हर बार लिक्विड भी होगा। ठीक है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड को इनहेल करते हैं, किसको इनहेल करते हैं? सॉलिड को, तो हम इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और जब लिक्विड को कोई भी सेल जो है इनहेल करेगा, लिक्विड, तो उसको हम बोलेंगे पाइनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? पाइनोसाइटोसिस। जो पाइनोसाइटोसिस है हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सेल
ड्रिंकिंग। और जो फैगोसाइटोसिस है इसको बोलते हैं हम सेल ईटिंग। तो जो सेल ईटिंग है यानी कि सॉलिड मटेरियल को जब ईट करता है सेल तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फैगोसाइटोसिस। और जब लिक्विड को इनहेल करता है, कुछ पीता है, तो हम उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी चीजें कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है और एंडोसाइटोसिस क्या होता है। जो एंडोसाइटोसिस है ये डाइजेशन रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, और जबकि जो एक्सोसाइटोसिस है ये किसके लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए यूज करता है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, से हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा। और भी जो जितने बैक्टीरियाज हैं वो सारे क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से ही क्या करते हैं, अपना इंजेशन और इजेशन फूड का करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डील करेंगे जो हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है। सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, लाइसोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, इन सब के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।